माँ अपनी बेटी की घर गृहस्थी में आग लगाने का काम ना करती तो आज ये ना होता। मम्मी, राकेश का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। राकेश की हालत बहुत गंभीर है, कांपते होठों से ऋचा बोली। हाँ, हम सभी अभी आते हैं, बोलकर दमयंती जी ने अपने बेटे दीपक और बहू रानी को सारी बात बताई और वे लोग हॉस्पिटल जाने निकल पड़े। हॉस्पिटल पहुंचकर देखा तो दामाद राकेश आईसीयू में थे और उनकी बेटी ऋचा बहुत रो रही थी। दीपक के पूछने पर ऋचा बोली, भाई, मैं राकेश और दोनों बच्चे कल रात राकेश के फ्रेंड के बेटे के जन्मदिन की पार्टी से वापस आ रहे थे, तब अचानक दाईं ओर से एक गाड़ी आई और उसमें हमारी कार को टक्कर मार दी। मुझे और बच्चों को तो थोड़ी सी चोट ही आई है, मगर राकेश की हालत बहुत गंभीर है। 2-3 दिन दमयंती जी और भाई दीपक ऋचा के साथ हॉस्पिटल रुके, जिसमें दीपक कभी कभार मेडिकल से दवाइयाँ ले आता। फिर दीपक को भी हॉस्पिटल ऑफिस जाना था तो वह हॉस्पिटल से घर चला आया और ऋचा के पिता भी एक पाँव से अपाहिज थे, तो दमयंती जी भी ऋचा से दामाद जी का ध्यान रखने बोल अपने घर चली आई। करीबन 6 दिन बाद आज राकेश को होश आया था और उसे घर वालों से मिलने की इजाज़त दी गई थी। राकेश को होश में देखकर ऋचा की जान में जान आई थी, मगर डॉक्टर के कहे मुताबिक अभी राकेश को 8-10 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। राकेश के ऑफिस से उनके बॉस राकेश से मिलने हॉस्पिटल आए और ऋचा को 2 लाख रुपए देकर गए। वैसे ऋचा अब तक राकेश की सेविंग्स के 4 लाख रुपए और खुद के गहने बेचकर आए पैसे हॉस्पिटल में भर चुकी थी। राकेश के दोस्तों ने भी 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर ऋचा की मदद की थी। आज राकेश के बॉस ने भी 2 लाख रुपए दिए थे। अब हॉस्पिटल में जमा करने ऋचा को 3 लाख रुपए की और ज़रूरत थी। दरअसल राकेश का हेल्थ इंश्योरेंस अभी 4 दिन पहले ही ख़त्म हुआ था, जिसे राकेश रिन्यूअल करवाने के ही वाला था, मगर बीच में ऑफिस के काम से उसे बाहर जाना पड़ा, जिस वजह से वह हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं करवा पाया और उसके साथ अकस्मात इतना बड़ा हादसा घट गया। वैसे तो अब तक ऋचा ने हॉस्पिटल का सारा अब तक का खर्चा भर दिया था, मगर वह यह लास्ट 3 लाख रुपए भरने के बारे में सोचकर ऋचा परेशान हो गई। अब तक तो उसने अपनी सेविंग्स गहनों से जुगाड़ कर लिया था और राकेश के ऑफिस के बॉस और दोस्तों ने भी ऋचा के मांगने से पहले ही ऋचा की मदद करी थी, मगर अब 3 लाख रुपए और भरने थे। ऋचा को अपने मायके की याद आई। ऋचा अपने मायके पहुंची और उसने अपने पापा से 3 लाख रुपए मांगे। पिता गिरधारी लालजी एक पाँव से वैसे भी अब असहाय थे। उनकी महीने की पेंशन भी उनके बेटे के हाथ में चली जाती थी। वे लोग, बेटा, इस मामले में शायद दीपक ही तेरी कुछ मदद कर पाए। ऋचा अपनी माँ दमयंती जी से बोली, माँ, सिर्फ 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, फिर राकेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए। आप बात करिए ना भैया से, दीपक भैया से सिर्फ 3 लाख रुपए चाहिए। दमयंती जी बोली, ऋचा, मैं तो कहती हूँ तुझे यह पैसे तेरे ससुराल वालों से मांगने चाहिए। आखिर राकेश जी उनके इकलौते बेटे हैं और यदि तेरे ससुराल वाले पैसे देने से इनकार करे तो केस ठोक देना उन पर। और हाँ, गहने तो तूने बेच दिए, मगर अब अपना फ्लैट बेचने की गलती मत करना। और रही बात दीपक से पैसे लेने की, तो बेटा, दीपक कहाँ से पैसे देगा, अभी उसे भी आर्थिक तंगी चल रही है। तूने देखा नहीं हॉस्पिटल में भी कैसे तेरे भाई भाग भाग कर जमाई बाबू के लिए दवाइयाँ ला रहा था। यह सब सुनकर ऋचा की भाभी रानी रसोई से आकर बोली, ऋचा दीदी, सोआनी सही बात कह रही है सासू माँ, दीपक पर भी अभी बहुत बोझ है जिम्मेदारियों का ना। नहीं, हॉस्पिटल में भी कैसे तेरा भाई आई बाबू के लिए दवाइयाँ ला रहा था। यह सब सुनकर ऋचा की भाभी रानी रसोई से आकर बोली, ऋचा दीदी, सोआनी सही बात कह रही है सासू माँ। ऋचा फटाफट मायके की सीढ़ियों से उतर गई, जिसकी आवाज़ पिता की गिरधारी लाल जी के कानों तक गूंज पड़ी। बेचारी असहाय
गिरधारी लाल जी अपनी पत्नी और बेटे का रवैया भली भांति पहचानते थे। पैसों की कोई कमी न होते हुए भी आज एक सगी माँ और सगे भाई ने इस घर की बेटी की मदद करने से इनकार कर दिया था। गिरधारी लाल जी को अपनी बेटी के लिए मन ही मन बहुत दुख हुआ, मगर वे लाचार थे, कर ही क्या सकते थे। गिरधारी लाल जी का मन बेटी के लिए बेचैन हो उठा। उन्हें मन तो कर रहा था कि वे अपनी बेटी को रोक ले, मगर रोक कर देंगे भी क्या। उनके पास उनका अपना था ही क्या। दमयंती जी ने कभी अपनी पति की बात मानी कहाँ थी। हमेशा अपने अपाहिज होने पर उनको बुलाने ही तो आई थी। वे अपने बेटे दीपक और दमयंती जी ने मिलकर अपने पिता को एक किनारे कर दिया था। जब तक वे कमाते थे तब तक तो उनकी इज्जत थी, मगर उनके रिटायर होने के बाद उनका होना ना होना घर वालों के लिए एक बराबर था। दमयंती जी हर बारी गलत बातों में भी दीपक का साथ दिया करती थी। आज बेटे के पैसे खर्च ना हो जाए, इसीलिए अपनी ही बेटी को जरूरत के समय दमयंती जी ने पैसों के लिए मना कर दिया था। ऋचा ने आकर नीचे से टैक्सी पकड़ी और उसमें बैठकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस माँ भाई और भाभी के लिए कहने अनुसार ऋचा अब तक चलती आई थी, आज उन्हीं लोगों ने ऋचा की मदद करने से इनकार कर दिया था। ऋचा अच्छे से जानती थी कि उसके मायकों में पैसों की कोई कमी नहीं है और सिर्फ 2-3 बार मेडिकल से दवाई ले आना क्या एक भाई का अपनी बहन के प्रति इतना ही फर्ज बनता है जो आज उसे गिनाया जा रहा था। उस दिन हॉस्पिटल में भी भाई दीपक ने एक बार भी नहीं कहा था कि कुछ पैसों की जरूरत हो तो मैं मदद कर दूंगा। ऋचा के पास भी अब कोई और आस ना थी, इसीलिए वह अपने मायके यह 3 लाख रुपए मांगने पहुंची थी। ऋचा को गांव में रह रहे अपने सास ससुर की याद आई, मगर उसने अब तक उन्हें राकेश के एक्सीडेंट की खबर भी तो नहीं दी थी। ऋचा को वह दिन याद आ गए जब उसने राकेश की पत्नी बन ससुराल की चौखट पर अपने कदम रखे थे। ऋचा ने शादी के बाद कभी अपने सास ससुर को इज्जत नहीं दी, क्योंकि वे दोनों गांव से थे। राकेश यहाँ शहर में नौकरी करता था, जहाँ उसे ऋचा से प्यार हुआ और उसने ऋचा से शादी करने का मन बना दिया। मगर राकेश ने अपनी शादी के बाद उसके माता पिता को भी हमेशा के लिए यहाँ अपने पास शहर बुला लिया था, जो बात ऋचा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। ऋचा ने अपने सास ससुर को हर पल नीचा दिखाया, जिसमें ऋचा की माँ ने उसका बहुत साथ दिया। दमयंती जी हमेशा ऋचा को यही सिखाती कि बेटा, उन लोगों को क्या जरूरत है तुम्हारे साथ रहने की, जाकर रहे अपने गांव। वहाँ उनका खेती बाड़ी का व्यवसाय है, उन्हें वही संभालना चाहिए। जाने तू कैसे रहती होगी इन देहाती लोगों के साथ। ऋचा भी तो कहाँ रहना चाहती थी, गांव के इन सीधे साधे लोगों के साथ। और ऐश में दमयंती जी ने उसे अपने सास ससुर के खिलाफ और भड़काया, इसीलिए तो ऋचा ने घर में झगड़े करना शुरू कर दिया था, जिसे सास ससुर भी हमेशा के लिए वापस गांव चले गए। ऋचा ने राकेश से भी अपने माता पिता से रिश्ता तुड़वाना चाहा, मगर राकेश ऋचा का कहा कभी नहीं माना। वह जान गया था कि उसके माता पिता को ऋचा कभी अपना नहीं पाएगी, इसीलिए उन सभी को साथ में रखना उसके वश में नहीं था। राकेश के माता पिता अब हमेशा के लिए गांव जाकर बस गए थे। दमयंती जी ने बेटी ऋचा को हमेशा श्रेय दिया कि वह जितना अकेली रहेगी उतना ही वो खुश रहेगी। उतने में टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, मैडम आ गया आपका हॉस्पिटल। ऋचा अपने विचारों से एकदम से बाहर आई और टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में जाकर देखा तो राकेश अपने दोनों बच्चों के साथ बातें कर रहे थे। दोनों बच्चे बोल रहे थे, पापा आप जल्दी ठीक हो जाइए, आप घर कब आएंगे। राकेश बोला, बस बेटा, जल्दी ही हम सभी घर चलेंगे। राकेश ऋचा को देखते ही बोला, ऋचा तुमने मेरे मम्मी पापा को मेरे एक्सीडेंट की खबर दी या नहीं। ऋचा बोली, कहीं उन्हें इस ब्रह्म उम्र में कहीं झटका ना लग जाए, इसीलिए मैं खुद उन्हें गांव जाकर यहाँ लाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप अपने मम्मी पापा को याद कर रहे हैं, आपकी हालत में अभी काफ़ी सुधार है, इसीलिए मैं खुद जाकर आपके माता पिता को यहाँ लेकर आऊँगी।
आप चिंता मत करिए। राकेश बोला, मगर यहाँ मैं तुम्हें हमारे गांव जाने में 5 घंटे लग जाएंगे, ऋचा, और तब तक बच्चे कहाँ रहेंगे? ऋचा बोली, अपनी बगल वाली भाभी से मेरी इस विषय में बात हो गई है, वे हमारे बच्चों को एक दिन संभाल लेंगी। मैं कल सुबह ही उन्हें लेने निकल जाऊंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह ऋचा टैक्सी लेकर अपने सास ससुर के लेवाने के लिए निकल गई। ऋचा घर पहुंची तो देखा घर में सास गोदावरी जी घर के काम कर रही थी। गोदावरी जी ऋचा को देखते ही बोली, अरे बहू, आओ अकेली, तुम राकेश कहाँ है? और ऋचा को एक गिलास पानी पीने दिया ने पहुंचते ही अपने सास को राकेश के एक्सीडेंट की खबर दी। उनका यह सुनकर दिल बैठ गया और वे पास वाले छोटू को बुलाकर बोली, ऋचा, छोटू, राकेश के पिताजी को खेतों से बुला ला और कहना राकेश भैया का एक्सीडेंट हो गया है, और हाँ, जरा धीरे से यह खबर देना, अब उनकी भी उम्र हो गई है, कहीं यह खबर सुनकर उनके दिल को धक्का ना लग जाए। थोड़ी ही देर में छोटू गिरधारी लाल जी को बुलाकर ले आया और यह खबर आग की तरह पूरे गांव भर में फैल गई। गिरधारी लाल जी आते ही बोले, गोदावरी, तिजोरी में कम से कम 2 लाख रुपए होंगे, वह ले ले। गोदावरी जी बोली, और मेरे गहने किस काम आएंगे, वह भी लेती हूँ। ऋचा आज एक माँ बाप का अपने बेटे के लिए ऐसा अद्भुत प्यार देख रही थी जिसे उसने अपने मायके में कभी महसूस नहीं किया, और वे अपने लिए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। गिरधारी लाल जी और गोदावरी जी ने खुद भी इतने पैसे नहीं थे, मगर उन्होंने सारे पैसे और गहने के लिए और ऋचा के साथ आकर टैक्सी में बैठ गए। उन दोनों का यह प्यार देखकर ऋचा जोर जोर से टैक्सी में ही रोने लगी। गोदावरी जी बोली, ऋचा बेटा, तुम अपने माता पिता की कसम खाकर बताओ कि राकेश ठीक तो है ना? तुम्हें ऐसे रोते देख मेरा दिल एकदम से बैठा जा रहा है। ऋचा बोली, मम्मी, मैं अपने माता पिता की कसम खाकर कहती हूँ कि राकेश अब ठीक है। मम्मी पापा, मैंने जो आप लोगों के साथ बर्ताव किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। गिरधारी लाल जी और गोदावरी जी बोली, बेटा, वह सब पुरानी बातें हैं, हम कब का भूल गए हैं। अभी तो बस एक बार राकेश को देख ले, फिर चैन आए। राकेश के चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसने अब तक कुछ खाया नहीं है। गोदावरी जी बोली, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, जल्दी जल्दी में तुझे कुछ खाने को भी कहना भूल गई। ऋचा, एक काम कर, रास्ते में टैक्सी रुकवा और तू कुछ खा ले। ऋचा बोली, नहीं माँ, मुझे तो बस आज अपनी गोदी में सर रखकर सोने दो। आज मैं समझ चुकी हूँ माँ की ममता क्या होती है। अब तक जो स्वार्थ रूपी चश्मा मेरी आंखों पर पड़ा था वो आज उतर गया है। ऋचा गोदावरी जी के गोदी में अपना सर रखकर सो गई। थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल आ गया। राकेश अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। ऋचा ने बची हुई रकम हॉस्पिटल में जमा करवाई और कुछ ही दिनों में राकेश की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। सभी लोग घर आकर एक साथ रहने लगे, जिससे मायके के दम पर ऋचा इतना इतराती थी। जरूरत गोदावरी के आने से ऋचा को हर काम में बहुत मदद मिल रही थी और राकेश की तबीयत में भी जल्दी जल्दी सुधार हो रहा था। आज ऋचा को अपने मायके और ससुराल में फर्क समझ आ गया था, पर जरूरत पड़ने पर उन्हीं मायके वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। एक माँ ने ऐसे समय में अपना पल्ला झाड़ दिया था, वहीं दूसरी माँ ने ऐसे समय में उनका साथ पल्ला झाड़ लिया था। वहीं दूसरी माँ ने ऐसे समय में उनका साथ दिया था। ऋचा सोच रही थी, काश वह कभी अपनी माँ की बातों में नहीं आई होती तो उसका बसा बसाया घर नहीं उजड़ता और ना वह सास ससुर को इतने ताने देती। आज इन्हीं सास ससुर ने बेटे बहू के काम आए, जबकि एक समय पर ऋचा ने उनका खूब अपमान किया था। राकेश अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ऋचा के सास ससुर वापस गांव जाने की तैयारी शुरू करने लगे थे। तब ऋचा बोली, माँ जी, पिताजी, यदि आप लोग वापस गांव जाकर रहने की बात करोगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। वैसे भी इन महीनों बहू से इतना स्नेह मिला था कि गांव तो वे लोग भी जाना नहीं चाहते थे, मगर राकेश के एक्सीडेंट की ऐसी खबर सुनकर सब कुछ बिखरा हुआ ही छोड़कर चले आए थे। गोदावरी जी बोली, बेटा, हम लोग वापस ज़रूर आएंगे।
तुझे तेरी गलतियों का पश्चाताप हुआ, हमारे लिए यही काफ़ी है। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं कि हर माँ बेटी को सही सलाह ही देती है। कुछ माँ अपनी बेटी की घर गृहस्थी में आग लगाने का काम भी करती है। इसीलिए हो सके तो कभी अपने बेटियों को उनके ससुराल के लिए गलत सलाह ना दे, उनकी गृहस्थी में अपनी टांग ना अड़ाए। इस कहानी में तो बहू को अपने सास ससुर की कद्र हो गई जाती है, मगर ज़रूरी नहीं कि हमेशा बहुओं को अक्ल आ जाए। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा तथा मेरी अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।